इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अब त्रिशा का नाम सुनकर अधीर को गुस्सा आ गया। वो बोला, कशिश, मैंने इतनी कस्में भी खाई पर तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे उस त्रिशा से कोई लेना देना नहीं है। कशिश बोली, पर क्या पता उसे लेना देना हो, क्या पता वो तुम्हें पसंद करती हो, तुम उसे बहन मानते हो, पर क्या पता वो तुम्हें भाई ना मानती हो। तुम सोच कर देखो, कोई उसका और तुम्हारा वीडियो बना रहा था, तुम्हारी उसकी तरफ पीठ थी और त्रिशा का उस तरफ मुंह था, तो उसे कैसे पता नहीं चला कि कोई वीडियो बना रहा है। नीरज को कशिश की बात ठीक लगी। वो बोला, सर, इनकी बात में तो दम है। अगर वो उसे ना भी जानती हो तो ये नहीं हो सकता कि उसकी नज़र ही ना गई हो। देखिए, हम उसी एंगल में सीन रिक्रिएट करते हैं। सर, आप उसी तरह रहे। त्रिशा जी की जगह मैडम आ जाएंगी और मैं बाहर खिड़की पर इस एंगल से वीडियो बनाई हुई है, आप देखिए। कशिश ने देखा तो उसे वो दिखाई दे रहा था। तब वो बोली, ऐसा करो, मैं तुम्हारी जगह आती हूँ और तुम इस तरफ आकर देखो कि तुम्हें कुछ दिखता है या नहीं। अधीर मान गया और जगह बदल ली। उसने देखा कि पता चल रहा था त्रिशा जितनी भी भोली हो उसे फिर भी दिख तो गया होगा। ये सोचते ही उसे भी त्रिशा पर शक होने लगा। उसे ध्यान आया कि डॉक्टर कह रहे थे कि त्रिशा की रिपोर्ट्स ठीक है, पर दर्द पता नहीं क्यों हो रहा है। तो क्या वो दर्द का बहाना बना रही थी? पर क्यों? अधीर, अधीर, अब छोड़ो मुझे। कशिश की आवाज़ ने उसे ख्यालों से बाहर निकाला। उसने देखा कि नीरज पास में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने उसे घूर कर देखा तो नीरज बोला, मैं मैडम के लिए जूस लेकर आता हूँ, कहकर वो भाग गया। अधीर बोला, कशिश, अब मुझे भी लगने लगा है कि तुम सही कह रही हो। त्रिशा कुछ अजीब बर्ताव तो कर रही थी। ठीक है, हम लड़ाई का नाटक करेंगे। वो दोनों आपस में सलाह करने लगे कि वो कैसे करेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न था कि त्रिशा को कौन बताएगा। इसके बारे में वो सोच रहे थे कि नीरज जूस लेकर वापस आ गया। अधीर को एक आइडिया आया। वो बोला, नीरज सुनो, हमने तय किया है कि हम लड़ाई का नाटक करेंगे और ये बात हम तीनों में ही रहेगी। तुम एक काम करो, आज त्रिशा का हाल पूछने जाना और उससे कहना कि हम दोनों में लड़ाई हो गई है और तुझे मेरे लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं कशिश का इतना ध्यान रखता हूँ, वो फिर भी मुझसे लड़ती है और मेरी कद्र नहीं करती। फिर देखें कि वो क्या कहती है। हाँ नीरज सर, आप सारी बात रिकॉर्ड कर लेना या वीडियो कॉल कर लेना, हम भी पूरी बात सुनेंगे, कशिश बोली। अधीर बोला, अब सबकी एक्टिंग का टेस्ट होगा। सर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा, नीरज बोला। अधीर उसे थोड़ा सा गुस्से में बोला, ठीक है, आप जा और काम पर लग जा, या मुझसे ऑस्कर लेकर ही जाएगा। नीरज जल्दी से जाते हुए बोला, नहीं सर, ऑस्कर नहीं चाहिए, मैं जाता हूँ अभी, कहकर वो बाहर चला गया। कशिश और अधीर उसे जाते देख हंस पड़े। अधीर ने आदत अनुसार कशिश का हाथ पकड़ा और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के हीरो की तरह बोला, प्रिय प्राणेश्वरी, तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें मेरे हाथों में रहने दो, और भी खूबसूरत लगेंगे। कशिश भी उसी ढंग से बोली, नहीं, मैं आपसे नाराज हूँ, इसलिए हाथ पकड़ना तो दूर, आप मुझे छूना भी मत, लोग देखेंगे तो जाने क्या क्या कहेंगे, कहकर दोनों हंस पड़े। ब्राइट होटल। नीरज ने त्रिशा के कमरे के बाहर आकर नॉक किया। नर्स ने दरवाज़ा खोला। नीरज अंदर आया और त्रिशा से पूछा, मैडम, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ, तुम क्यों आए? अधीर क्यों नहीं आया? त्रिशा बेड पर नर्स की हेल्प से ऊपर को होते हुए बोली। त्रिशा ने नर्स को बाहर भेज दिया। वो बालकनी में चली गई। सर, बेचारे तो शादी करके फंस गए। मैडम रोज किसी ना किसी बात को लेकर उनसे लड़ती रहती हैं। वो सुबह से शाम तक उनके पास रहते हैं, फिर भी वो लड़ती रहती है कि वो उनके साथ नहीं रहते। नीरज एक बार शुरू हुआ तो एंड करके ही रुका। त्रिशा उसकी बातों में खो गई थी। वो बोली, क्या उनकी आज भी लड़ाई हुई? किस बात पर हुई? नीरज को हैरानी हुई कि इसे अधीर की शादी के बारे में कैसे पता, लेकिन उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए और बोला, आज पता नहीं वो किसी वीडियो के कारण में लड़ रहे थे। मैडम कह रही थी कि उनका ऑपरेशन हुआ और सर किसी से मिलने गए थे। मुझे पता है मेरे सर ऐसे नहीं हैं, मैंने मैडम को समझाया भी, पर वो माने तब ना। त्रिशा ने हैरान होकर पूछा, क्या किसी वीडियो के कारण लड़ाई हुई? भला कोई वीडियो के कारण क्यों लगेगा? ऐसा क्या था उस वीडियो में? नीरज बोला, मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ एक असिस्टेंट हूँ। ठीक है, अब मैं चलूँ, कहकर वो वहाँ से चला गया। उसने फ़ोन स्पीकर पर रखा हुआ था। अधीर और कशिश ने सारी बात सुन ली थी।
अधीर भी हैरान थे कि त्रिशा को उनकी शादी के बारे में कैसे पता चला। नीरज ने फ़ोन बंद किया। उसी वक्त अधीर ने उसे फ़ोन किया। हॉस्पिटल। हेलो नीरज, तुम बाहर आ गए? अधीर ने पूछा। हाँ जी सर, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत बढ़िया, तुम तो कमाल के एक्टर हो, ज़रा भी शक नहीं हुआ कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। अब ध्यान से सुनो, कुछ फ्रूट्स लेकर इसे दे आओ और वो अपना छोटू है ना तुम्हारे पास, उसे वहाँ छोड़ आना, फिर सब पता चल जाएगा, कहकर अधीर ने फ़ोन बंद कर दिया। कशिश उसे देख रही थी। उसने पूछा, अधीर ये छोटू कौन है? मुझे कभी नहीं मिलवाया इससे, और अब त्रिशा के पास छोड़ने को कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं? अरे ये छोटा सा माइक्रोफोन होता है, इसे किसी के कमरे में रख दो तो उनकी सारी बात आसानी से सुन सकते हैं, अधीर ने उसे समझाया। कशिश को कुछ अजीब लगा। वो बोली, तुम्हारे पास ये क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब तुमने नीरज को कहा कि उसके पास है, जान सकती हूँ क्यों? अधीर उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, तुम भी ना, हम कैसे कैसे केस लड़ते हैं, कई बार सबूत पाने के लिए इसे लगाना पड़ता है, तभी तो केस जीत पाते हैं। ये कोई बुरी चीज़ थोड़े ही है कि हम रख नहीं सकते। ब्राइट होटल। नीरज कुछ फ्रूट्स लेकर दोबारा त्रिशा के पास गया और दरवाज़ा खटखटाया। फिर से नर्स ने खोला। वो अंदर आया तो त्रिशा फिर से बेड पर लेटी थी। इस बार वो उठी नहीं। उसने लेटे लेटे ही पूछा, क्या हुआ, तुम फिर आ गए? नर्स पहले ही बालकनी में चली गई। वो मैंने देखा कि आपकी टोकरी में फ्रूट्स खत्म होने वाले हैं। सर ने मुझे आपका ध्यान रखने को कहा है, इसलिए फ्रूट्स लेकर आया हूँ, कहकर वो जाकर फ्रूट टोकरी में रखने लगा। फ्रूट रखते हुए उसने बड़ी सफाई से वो माइक्रोफोन टेबल की साइड पर कपड़े के नीचे लगा दिया। मैडम, आपको फ्रूट काट कर दूँ? वो सेब दिखाते हुए बोला। नहीं, अभी मन नहीं है, त्रिशा ने मुंह बनाकर कहा। तभी आप इतनी कमज़ोर हैं, बिना भूख के खाया कीजिए और खुश रहा कीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। वो जाने लगा तो त्रिशा ने पूछा, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? नीरज घबरा गया कि कहीं पकड़ा ना जाए। दूसरी तरफ अधीर और कशिश ने भी माइक्रोफोन के जरिए ये सुना। वो भी घबरा गए। नीरज ने खुद को संभाला और बोला, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? आप जैसी सीधी सादी भोली भाली लड़की की फिक्र कोई क्यों ना करे। सर पता नहीं क्यों आपको अकेले छोड़ देते हैं। मुझे आप पर तरस आता है और मैडम पर गुस्सा आता है। सर उसकी कितनी कद्र करते हैं पर उसे परवाह नहीं। इसी तरह आप सर की कद्र करती हैं पर वो आप पर ध्यान नहीं देते। मैं सब समझता हूँ, इसलिए आपकी फ़िक्र करता हूँ। त्रिशा ने रोने सा मुँह बनाकर कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो, और अधीर को मेरी फ़िक्र ही नहीं है। मैंने इतने साल उसका इंतज़ार किया पर उसे कुछ पता नहीं। नीरज को लगा लोहा गर्म है तो वार करते हुए कहा, ये बात आपको सर को बतानी चाहिए। सर तो खुद मैडम से शादी नहीं करना चाहते थे, वो तो बड़े सर ने फोर्स किया, इसलिए उन्होंने शादी की। अगर बड़े सर ने ना कहा होता तो शायद वो आपसे ही शादी करते। त्रिशा उसकी बातों में आ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नीरज को और हौसला हो गया। वो बोला, आप रोइए मत, रोने से कोई हल नहीं निकलता। आप चुप होकर सर को सच बताने की कोशिश कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, कहकर वो वहाँ से आ गया। बाहर आते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो तेज़ कदमों से अपने कार के पास आ गया और कार स्टार्ट करके चल दिया। वो जल्दी से अधीर के पास पहुँचना चाहता था। उसके निकलते ही नर्स अंदर आ गई। त्रिशा ने नर्स से अपना फ़ोन मांगा। उसने फ़ोन पकड़ा दिया। नर्स ने अपना मास्क उतारा और हंसते हुए बोली, ये नीरज तो बड़ा काम का निकला। ये अंजलि थी जिसे त्रिशा ने अपने साथ रखने के लिए अपनी नर्स बना लिया था। उसे अधीर या कशिश पहचान ना ले इसलिए वो मास्क लगा कर रखती थी। त्रिशा भी हंसते हुए बोली, मासूम नाजुक सी लड़कियां हर मर्द को पसंद आती हैं, फिर चाहे वो अधीर हो या नीरज। जरा सा बचपना दिखाओ और एक दो आंसू गिराओ, समझो काम हो गया। देखा कैसे पिघल गया बेचारा मेरा रोना देखकर, रोने वाली शक्ल हो गई थी उसकी। दोनों जोर जोर से हंसने लगी। अंजलि उसकी तारीफ करते हुए बोली, कमाल की एक्टिंग की तुमने। एक बार तो मुझे भी लगा कि तुम सच में रो रही हो, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। त्रिशा ने हंसते हुए कहा, मैं तो एक्ट्रेस हूँ ही, पर असल फिल्म तो तुमने बनाई थी। अगर वो वीडियो ना बनाती तो उनमें लड़ाई ना होती। अब देखना इस कशिश को मैं कैसे इस गेम से बाहर करती हूँ। हॉस्पिटल। अधीर और कशिश उनकी बातें सुन रहे थे और हैरान थे कि अंजलि इसके साथ कैसे, और उसी ने ये वीडियो बनाकर भेजा है। अधीर उनकी बातें सुनकर बोला, इसकी सारी एक्टिंग धरी रह जाएगी जब पता चलेगा कि नीरज इससे भी बड़ा एक्टर है।
सच में कमाल तो नीरज ने किया, एक ही दिन में सच सामने ले आया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तृषा ऐसी लड़की है। अगर तुम मुझे वीडियो ना दिखाती तो शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती, पर वो अब नहीं बचेगी, कहकर उसने कशिश को गले लगा लिया। कशिश बोली, मुझे लगा था कि वीडियो उसने भेजा होगा, पर यकीन नहीं था। मुझे तो खुद हैरानी हो रही थी कि वो सच में ऐसी है, कभी सोचा नहीं था। कोई लड़की ऐसी भी हो सकती है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, रात हो गई है, तुम सो जाओ। अधीर ने उसके माथे पर किस किया तो कशिश ने मुंह उठाकर उसके होठों पर हल्के से किस कर दिया। अधीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों छेड़ रही हो? अगर मैं बेकाबू हो गया तो फिर पछताओगी। अब तुम सो जाओ, नीरज आता होगा, मैं उससे बात कर लूँ, कहकर उसने कशिश के सिर पर हाथ फेरते हुए उसके बाल ठीक किए और खुद भी उसके होठों पर हल्की सी किस करके बाहर आ गया। नीरज ने आते ही गया, सर अब तो मानते हो, अच्छा काम किया ना? बहुत बढ़िया, तुमने सच में कमाल कर दिया। तुम जानते हो वो नर्स कौन है? अधीर ने उसकी तारीफ करने के बाद पूछा। नीरज बिना सोचे ही बोला, हॉस्पिटल की कोई नर्स होगी। अधीर सोचते हुए बोला, नहीं वो अंजलि है, वही अंजलि जिसे मैंने फर्म से निकाल दिया था। वो वीडियो भी अंजलि ने ही बनाया था, तुम्हारे वहाँ से आते ही उनके सारे पत्ते खुल गए। अब उन्हें हराना आसान हो जाएगा। नीरज भी पूरे विश्वास से बोला, जी सर, अब नहीं बच सकती वो दोनों। सर अब आगे क्या करना है? अब आगे हमने कुछ नहीं करना है, जो करेंगी वो करेगी। हम बस उसका साथ देंगे और वक्त आने पर उसे पकड़ लेंगे। हाँ यही ठीक होगा। तब अधीर बोला, अच्छा अब तुम भी घर जाओ, वरना भाभी मुझे गालियाँ देंगी कि दिन रात तुम्हें काम पर लगा कर रखता हूँ। उसके जाने के बाद अधीर सोचने लगा कि उसने तृषा को क्या समझा था और वो क्या निकली। अगर उसने तृषा के पापा को प्रॉमिस ना किया होता तो वो उसका ख्याल भी नहीं रखता, लेकिन अब और नहीं। अगर तृषा का उसके वैवाहिक जीवन पर इसका असर होगा तो वो अपनी प्रॉमिस को भूल जाएगा। अगले दिन कशिश की छुट्टी हो गई। अधीर उसे घर ले आया। सुबह से वो तृषा के कमरे में लगाए माइक्रोफोन से आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज़ आ ही नहीं रही थी। उन्हें लगा कि शायद तृषा को पता लग गया है। उसने नीरज को फ़ोन किया, हेलो सर। हाँ नीरज, वो उस छोटू की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं तृषा को पता तो नहीं चल गया? किसी तरह पता करो, अधीर बोला। नीरज भी हैरान हो गया, नहीं सर, मैंने बहुत ध्यान से छोटू को प्लेस किया था, हो ही नहीं सकता कि तृषा या कोई और उसे ढूंढ पाता। ठीक है, ऐसा करो, अभी होटल जाओ और देखो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अधीर ने उससे कहा। फिर वो कशिश के पास आ गया। कशिश अपने कमरे में लेटी थी। ब्राइट होटल। नीरज उसी वक्त होटल पहुंचा। उसने तृषा का दरवाज़ा खटखटाया। तृषा अभी सोकर उठी थी। दरवाज़ा उसी ने खोला। नीरज ये देखकर बोला, आपने दरवाज़ा क्यों खोला? नर्स कहाँ है? वो रात उसके घर से फ़ोन आया था, उसकी मम्मी बीमार थी इसलिए वो चली गई। वैसे भी मैंने सोना ही था, सो मैंने जाने दिया, और वो अब आ जाएगी, तृषा ने सब बता दिया। नीरज बोला, तब तक मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप अंदर बैठिए, मैं खाना लेकर आता हूँ, कहकर वो उसे पकड़कर अंदर ले गया। वो उसे बिठाकर नीचे खाना लेने गया। उसने अधीर को फ़ोन किया, हेलो सर। हाँ नीरज, अब आवाज़ आ रही है, अधीर बोला। नीरज बोला, सर असल में वो सो गई थी और अंजलि अपने घर चली गई थी, इसलिए आवाज़ नहीं आई। अधीर कुछ सोच कर बोला, अच्छा ठीक है, अब जा, कहीं उसे शक ना हो जाए, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। नीरज उसके लिए खाना लेकर आया तो वो आराम से सोफे पर बैठी थी। उसने नीरज से पूछा, कशिश घर आ गई? नीरज हैरान, इसे मैंने कब बताया कि वो कशिश है? अधीर भी सुनकर हैरान हो गया। नीरज बोला, हाँ वो कल वापस आ गए थे। आज अधीर कंपनी आएगा? उसने नीरज से पूछा। नीरज का हाथ खाना डालते डालते रुक गया। वो बोला, हाँ, कहकर उसने तृषा की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया कि वो अकेले अकेले मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब सी थी। फिर वो वहाँ से आ गया। उसने बाहर आकर अधीर को फ़ोन किया और बोला, सर वो आपके कंपनी आने के बारे में पूछ रही थी। हाँ, वो मैडम के बारे में भी पूछ रही थी। हाँ मैंने सब सुना है, तुम फिक्र ना करो, वापस आ जाओ। अधीर बोला। कुछ देर में नीरज कंपनी आ गया। उसने अधीर को सब कुछ बताया, फिर वो अपने काम में लग गए। ब्राइट होटल। अंजलि आई तो तृषा बोली, इतना टाइम लगा दिया तुमने, मुझे अधीर से मिलने जाना था, तुझे पता है उस वीडियो के कारण उनकी लड़ाई हो गई। अंजलि खुश होकर बोली, ये तो अच्छा हो गया, अब कुछ और झटका दो,
तुम जब अधीर से मिलने जाओ तो कशिश को फ़ोन करके बुला लेना। तो तुम ऐसा करना, इधर आओ, कान में बताऊंगी, पता है ना दीवारों के भी कान होते हैं। फिर वो अंजलि के कान में कुछ बोली। उनकी बाकी बात तो अधीर ने सुन ली, ये कान वाली बात नहीं सुनी। वो समझ गया था कि ये कशिश को फ़ोन करेगी, तो उसने पहले ही कशिश को फ़ोन किया। कशिश ठीक हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कशिश को लगा भी कुछ देर पहले ही तो यहाँ से गया है, इसलिए पूछा। वो तृषा की बात सुनी थी, वो कह रही थी कि वो तुम्हें फ़ोन करेगी, पर क्या कहेगी ये पता नहीं चला। चलो खुद का ध्यान रखना। अधीर को उसकी चिंता हो रही थी। कशिश बोली, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। कहकर कशिश ने फ़ोन रख दिया। दोपहर को कशिश को अनजान नंबर से किसी लड़की का फ़ोन आया। उसने लाख छुपाया, पर कशिश ने पहचान लिया था कि ये अंजलि का फ़ोन है। वो बोली, हेलो, आप कौन? वो हंसते हुए बोली, कशिश, तुमने क्या सोचा कि सिर्फ शादी करने से अधीर तुम्हारा हो जाएगा? असल में वो किसका है, अगर तुमने देखना है तो इसी वक्त कंपनी में आकर देख। कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। कशिश को पता ही था कि तृषा कंपनी आएगी, तो वो भी तैयार होकर कंपनी की तरफ चल दिया। दोपहर को अधीर के दरवाजे पर कंपनी में नॉक हुआ। उसे लगा कि कशिश उसे सरप्राइज़ देने आई है, लेकिन दरवाज़ा खुला तो ये तृषा थी। तृषा अंदर आते हुए बोली, तुम मुझे मिलने नहीं आए, इसलिए मैं ही आ गई। अधीर ने नाटक किया, तुम क्यों आई? तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। अधीर, मुझे नीरज ने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है। उससे मिलाना तो दूर, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुमने शादी कर ली है। तृषा ने गुस्सा जताते हुए कहा। जब शादी की कोई खुशी ही नहीं थी तो क्या बताता? दादाजी के कहने पर शादी करनी पड़ी। चलो, अब तो पता चल गया, अधीर बोला। तभी बाहर से किसी के आने की आवाज़ आई। तृषा को समझ आ गया कि कशिश आ रही है। तृषा अधीर के पास आई और उसकी बाह को लिपटकर बच्चों की तरह बोली, अधीर, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है। काश मैं यहाँ होती तो मैं ये शादी होने ही नहीं देती। तुम क्यों इस शादी में फंसे हो? छोड़ क्यों नहीं देते उसे? अधीर, ये सब क्या हो रहा है? कशिश ने अंदर आते ही गुस्से से चिल्लाकर कहा। अधीर और तृषा दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, या दोनों ने ही चौंकने का नाटक किया, लेकिन तृषा ने उसकी बाह नहीं छोड़ी। अधीर ने भी उसे दूर नहीं किया। कशिश उनके पास आकर गुस्से से बोली, उस दिन वीडियो देखकर तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारा इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। क्या अब भी तुम यही कहोगे? मुझे आराम करने के लिए घर में रोक दिया और खुद कंपनी में ये सब कर रहे हो। अधीर भी गुस्से से बोला, तुम होती कौन हो मेरे बारे में बोलने वाली? मैं जो चाहे करूं, मैं जो चाहे कहूं। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, अपनी मर्जी का खुद मालिक हूं। आज तुमने अपनी सच्चाई बता दी। अब मुझे तुमसे तलाक लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं डाइवोर्स पेपर साइन कर दूंगी, तुम साइन करके भिजवा देना। कहकर कशिश वहां से चली गई। तृषा अधीर से बोली, बाई गॉड अधीर, तुम ऐसी लेडी के साथ कैसे रहते हो? तुमने इससे शादी ही क्यों की? अब जितनी जल्दी हो सके तलाक दे दो इसे। अधीर बोला, अब लगता है तलाक देना ही पड़ेगा। दादाजी से भी कह दूंगा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं कर सकता। दादाजी माने या ना माने, इस बार मैं नहीं मानूंगा। तृषा सोचने लगी कि अब इसका तलाक हो जाएगा तो मेरे लिए रास्ता खुल जाएगा। ये तो बैठे बिठाए ही सब हो गया, सोचा ही नहीं था कि ऐसा इतनी जल्दी हो जाएगा। अब मुझे अधीर को प्यार से अपनी तरफ करना होगा। अधीर गुस्से का नाटक कर रहा था, पर उसकी नजरें तृषा पर टिकी थी। वो उसके चेहरे की खुशी देखकर बोला, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई, मैं अब क्या करूँगा? हर तरफ मेरे तलाक की खबर सारे शहर में फैल जाएगी, कितनी बेइज्जती होगी। तृषा इसी मौके की तलाश में थी। वो बोली, अधीर, दिल छोटा मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तलाक की खबर फैलने से पहले मैं तुमसे शादी कर लूँगी, और हमारी शादी इतनी धूमधाम से होगी कि तलाक की खबर दब जाएगी। अधीर का गुस्सा बहुत बढ़ गया था, फिर भी वो खुद पर काबू रखते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीट सकता। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर तृषा को भी गुस्सा आया। वो अधीर का हाथ पकड़कर बोली, मानने से क्या होता है? सगे भाई बहन थोड़े ही हैं। मैं जब से तुमसे मिली हूँ तब से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। अधीर, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। तुम ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम कहो तो इस कशिश को ही खत्म कर दूं, जिसने मेरे अधीर को दुख दिया, तो उसे जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। कहकर वो गुस्से से तिल मिलाने लगी। अधीर गुस्से से बोला,
क्या कहा तुमने? तुम उसे मार दोगी? कहकर उसने तृषा को थप्पड़ मारा, फटाक। तभी नीरज और कशिश भी अंदर आ गए। तृषा एक हाथ से अपने गाल पर हाथ रखते हुए हैरान होकर सबको देखते हुए अधीर से बोली, अधीर, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अधीर गुस्से से बोला, हाँ, ये थप्पड़ अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें मारा होता तो आज तुम ऐसी ना होती। मैं तुम्हारी हर बदतमीजी तुम्हारा बचपना समझकर बर्दाश्त करता रहा, पर आज तुमने हद कर दी। तुम मेरी कशिश को मारने की बात कर रही हो? सुनकर तृषा खड़ी न रह पाई और नीचे गिर गई। फिर वो नीरज से बोली, नीरज, इसकी अमेरिका की टिकट्स बुक कर दो। हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी की बुक करा दो। तृषा ने अधीर के पैर पकड़ लिए और बोली, अधीर, ऐसा ना करो, मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अधीर ने पैर झटक कर उसे दूर किया और बोला, अगर मुझे अंकल को दिया वादा याद ना होता तो मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता और तुम कशिश को मारने की साजिश के जुर्म में जेल भिजवा देता। कहकर उसने कशिश को पकड़कर गले लगा लिया। वो बहुत घबरा गया था कि अगर वो तृषा को ना पकड़ते तो क्या पता वो कशिश को मार ही देती। ये सोचते हुए उसने कशिश को बाहों में कस लिया। कशिश को भी उसकी घबराहट महसूस हो रही थी। उसने अधीर की पीठ को थपथपाया। तृषा देखकर चले जा रही थी, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। इंडिया में उसका अधीर के सिवा कोई नहीं था। अब वो जा भी कहाँ सकती थी। नीरज तृषा को लेकर होटल आ गया और उसी रात को उसने तृषा को अमेरिका की फ़्लाइट में बिठा दिया। तृषा जा तो रही थी, पर उसे अपने किए का दुख नहीं था। अधीर और कशिश अपने घर अपने कमरे में बैठे दिन में बीती बातों को याद कर रहे थे। अधीर उसका हाथ पकड़कर बैठा था। वो बोला, कशिश, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी होगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? अब छोड़ो भी, भूल जाओ उसे, वो चली गई है, मैं ठीक हूँ ना, फिर क्या सोचना, कशिश ने उसे गले लगाकर कहा। उधर नीरज जैसे ही तृषा को फ्लाइट में बिठाकर वापस आया तो तृषा भी वापस आ गई। उसने बाहर आते ही अंजलि को फ़ोन किया। अंजलि, कहाँ हो तुम? मुझे लेने आ जाओ, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, तुम्हें मिलने पर सारी बात बताऊंगी। कहकर उसने फ़ोन बंद किया। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था। कुछ देर में अंजलि वहाँ आ गई और उसे देखकर बोली, तुम कहाँ चली गई थी और यहाँ क्या कर रही हो? अधीर को पता है अभी ठीक भी नहीं हुई। अब बस भी करो, कितना पूछोगी और क्या क्या पूछोगी? सांस तो ले लो, अपने घर ले चल, फिर बताऊंगी, तृषा बोली। अंजलि उसे अपने घर ले आई। तब तृषा ने उसे सारी बात बताई। सुनकर अंजलि हैरान रह गई। वो बोली, अधीर ऐसा कैसे कर सकता है? तुम तो कह रही थी कि अधीर तुम्हें चाहता है, फिर ये सब कैसे हो गया? तृषा गुस्से से बोली, ये सब उस कशिश का काम है, उसने ही अधीर को मेरे खिलाफ किया है। इस कशिश को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये समझती क्या है अपने आप को? इसके कारण अधीर ने मुझे थप्पड़ मारा, मैं उसे जान से मार दूंगी। अंजलि, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम दोगी मेरा साथ? हाँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं कभी भूल नहीं सकती, जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था तब तुमने मुझे सहारा दिया, मेरी फ्रेंड बनी, मुझे जॉब दिलाई। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूँ, पर तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकती, अंजलि बोली। तृषा की आंखें भर आई। वो बोली, अब मेरी भी एक तू ही है, बाकी सब तो छोड़ गए। अब हम मिलकर कशिश से बदला लेंगे। सबसे पहले मुझे अपना हुलिया बदलना होगा। बहुत अच्छी बन ली, अब बुरा बनने की बारी है। इन सूट्स को फेंक देते हैं, अब सारे लड़कों वाले कपड़े लेकर आएंगे और अब मैं लड़का बनकर रहूँगी, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अब इन सब का इंतज़ाम तू कर दे। कुछ दिन तृषा घर के अंदर ही रही और उसने अपना हुलिया बिल्कुल बदल लिया। उसने अपने बाल लड़कों की तरह कटवा लिए और कपड़े भी लड़कों की तरह पहनने लगी। उसने नकली मूछ भी लगा ली थी। वो घर पर रहकर अब लड़कों की तरह बोलने और चलने की प्रैक्टिस करने लगी। अंजनी ने आस पड़ोस के लोगों से कहा कि उसका भाई है, अमेरिका से आया है। उसने अंजलि की मदद से ऑनलाइन काम करने लगी। वो म्यूजिक की क्लासेस लेती थी। अधीर को इस बारे में कुछ पता नहीं चला, कभी वो इसके सामने ही नहीं आई। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन अधीर की मीटिंग थी और कशिश पहले फ्री हो गई। उसे कुछ दिनों से अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसकी भूख और नींद बढ़ गई थी, सो वो ज्योति से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गई। उसके कहने पर ज्योति ने उसके कुछ टेस्ट कराए, फिर वेट करने लगी। दोनों बातें कर रहे थे कि उसकी रिपोर्ट्स आ गई। ज्योति ने रिपोर्ट्स देखते ही कशिश को गले लगा लिया और बोली, कशिश, तुम माँ बनने वाली हो।
क्या मम्मी जी आप सच कह रही हैं? ये कैसे? कशिश खुशी में पागल हुई जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। ज्योति बोली, मुझे शक तो तुम्हारी बातों से ही हो गया था, पर मैं रिपोर्ट्स देखना चाहती थी। कशिश मैं बहुत खुश हूँ। ये अधीर कहाँ है? उसने तुम्हें अकेले क्यों भेजा? उनकी ज़रूरी मीटिंग है मम्मी, कशिश बोली। तुमसे ज़्यादा ज़रूरी भी कुछ है, अभी पूछती हूँ उससे, कहकर उसने अधीर को फ़ोन मिलाया। अधीर ने फ़ोन नहीं उठाया। तब उन्होंने कशिश का फ़ोन लेकर फ़ोन किया तो अधीर ने झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो कशिश, क्या हुआ? ज्योति बोली, मैं बोल रही हूँ, कशिश हॉस्पिटल में है। वो ना तुम्हें। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि फ़ोन बंद हो गया, या कहिए कि अधीर ने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ ही देर में अधीर हॉस्पिटल में उनके कमरे में था। कशिश को देखकर उसके पास आया और पूछने लगा, क्या हुआ कशिश, तुम ठीक तो हो? यहाँ क्या करने आई हो? कशिश शर्मा के मुस्कुरा रही थी तो ज्योति बोली, मैं वार्ड में जाकर आती हूँ। वो बहाने से उन दोनों को अकेले छोड़कर बाहर चली गई। अधीर ने कशिश को सवालिया नज़रों से देखा। कशिश ने मुस्कुराते हुए कहा, अधीर तुम पापा बनने वाले हो? अधीर हैरानी से बैठा बैठा खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, क्या 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 तुम सच कह रही हो? कशिश ने सिर हिलाकर हाँ कहा। अधीर ने खुशी से कशिश को गले लगा लिया और बोला, भगवान ने हमारी सुन ली कशिश, आज बहुत खुशी का दिन है। मैं अभी मम्मी से बात करता हूँ। वो बाहर जाने लगा तभी ज्योति अंदर आ गई। ज्योति अंदर आते ही बोली, बधाई हो बेटा, मैं दादी बनने वाली हूँ। मम्मी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने इसका इलाज किया तभी ये संभव हुआ है। अधीर उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोला। ज्योति प्यार से कशिश के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ऐसा नहीं कहते, वो मेरा काम था। अच्छा अब इसका ध्यान रखना करो, ऐसे अकेले कहीं मत भेजना। हाँ जी मम्मी, मैं इसका बहुत ध्यान रखूँगा। अच्छा मम्मी अब हम चलें? अधीर बोला। ज्योति उसे समझाते हुए बोली, हाँ जाओ, पर इसे महीने बाद चेक कराने ले आना, और जो दवा मैंने लिख कर दी है उसे वो दवा बताए अनुसार दे देना। अधीर ओके कहकर कशिश को लेकर चल दिया। वो लोग घर आ गए। अधीर अब उसका पूरा ध्यान रखने लगा। वक्त बीतने लगा। तृषा रोज तैयार होकर कहीं चली जाती थी, अंजलि रोज देखती। आज उसने पूछ ही लिया, तृषा तुम रोज सुबह कहाँ जाती हो? अंजलि ने पूछा। तृषा बोली, तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे तृषा ना बुलाया कर, मुझे समीर कहा कर। वो अधीर, मैं समीर। मैं हर सुबह अधीर को देखने के लिए उसकी कंपनी जाती हूँ, पर अधीर मेरी तरफ कभी देखता भी नहीं। अब तो वो कशिश की इतनी केयर करता है, उसका हाथ पकड़ कर चलता है। मुझे उन्हें ऐसे देखकर परेशानी होती है। मेरा दिल करता है कि वो कशिश को मार दूँ। अंजलि उससे बोली, ऐसे ही घूमते तुझे 2 महीने हो गए हैं, तुम अब तक उस कशिश का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, बस अपना दिल जरूर जलाती रहती है। तुम चिंता ना करो, बहुत वेट कर लिया, अब कुछ ना कुछ करना ही होगा, तृषा सोचते हुए बोली। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।